हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है उसका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1016 इस बार वैकेंसी थी, जिसमें से 13,343 जो बच्चे हैं उसको प्रीलिम्स वो क्वालिफाई किए हैं और मेंस के लिए फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर यूपीएससी बता भी रहा है कि जो भी आपका फाइनल जो मार्क्स होगा या कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ मार्क्स क्या गया है, जो फाइनल आंसर की वगैरह होगा, तो ये सब जो है आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 1 साल के बाद आपको ये सब मिल पाएगा। और अभी फ़िलहाल जो आपको प्रोविज़नल आंसर की प्रोवाइड करवाया गया है, तो यही अभी एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो यूपीएससी की तरफ से आपको उपलब्ध हो पाया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 13,343 बच्चे सेलेक्ट हो पाए हैं। तो दरअसल मैं तो अपना जो आपको आकलन बताऊंगा वो तो मैं बताऊंगा ही, क्या कट ऑफ गया होगा ये भी बताऊंगा। लेकिन मुझे उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जो इसमें इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए। दरअसल ये जो रिज़ल्ट आया, इसमें मैं किसी को कंग्रेचुलेशन भी कहने को मेरा दिल नहीं कर रहा। किसी को कंग्रेचुलेट करना, शुभकामनाएं देना भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसको कैसे मैं कहूँ। अगर आप अपने मेरिट से इस एग्ज़ाम को निकाले होते, आप अपनी मेहनत से जो पूरे साल आप किए हैं और अपने नॉलेज के बेस पे इसको निकाले होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जहाँ तक मान पा रहा हूँ कि इस बार का जो पेपर है ये प्योर तुक्काबाजी वाला पेपर था। और हर कोई जो भी यहाँ देख रहे हैं आप, 13,000 प्लस जो लिस्ट में नाम है, ये सब कहीं न कहीं अपने तुक्केबाजी की मदद से, स्मार्ट गैस भी मैं नहीं बोलूँगा, साइंटिफिक जो एक कैलकुलेशन होता है उस बेसिस पर भी ये सब नहीं है, प्योर तुक्केबाजी होगा। और किस्मत, लक जो भी कहिए, इनके साथ था और फाइनली ये सेलेक्ट हुए। तो मेंस में मैं इनको ज़रूर कांग्रेचुलेट करूँगा कि आप मेंस की अच्छी तैयारी कीजिए। वहाँ पर फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह का नहीं है और अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप फ्यूचर के एक सिविल सेवक बन सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उन सब के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन सब पे दरअसल पिछले 15-20 दिनों से लगातार वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। घर वालों को जवाब देना होता है, आप बैक टू बैक फेल होते हैं तो खुद में एक बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने सालों से आप लगे हुए हैं और एक प्रीलिम्स तक नहीं निकल पा रहा है। तो लेकिन इस बार का जो पेपर है आपको खुद समझना होगा। घर वाले तो चलिए अल्टीमेटली आज नहीं तो कल समझ ही जाएंगे, लेकिन आपका जो मोरल डाउन हुआ होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल गिरा होगा, उसको आप गिरने मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी क्षमता से बाहर का पेपर ही था। आप मतलब कोई भी एक जो ह्यूमन कैपेसिटी होता है उसकी क्षमता से बाहर का पेपर था। तो जिस तरह का पेपर था उसमें कहीं से भी एक 2 घंटे में किसी इंसान की क्षमता के हिसाब से इस पेपर को सेट नहीं किया गया था। ये लग रहा था कि जैसे कि कोई चैट जीपीटी या एआई का टेस्ट लिया जा रहा हो कि हर कोई मशीन है और मशीन कितना तेज़ प्रोसेसिंग कर सकता है, इस तरह का ये पेपर था। तो इस तरह के महाघटिया बकवास पेपर से हम लोग अपनी क्षमता और अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह न खड़ा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कांग्रेचुलेशंस तो उन सबको कहना होता है जो कि अपने मेरिट से और अपने मेहनत से, अपने ज्ञान के बूते जो है कोई सिलेक्शन पाते हैं। यहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तो कांग्रेचुलेशंस कहने की भी मैं फॉर्मेलिटी यहाँ पर निभाने की कोशिश नहीं करना चाहता। देखिए, जो भी आप सब कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो ये नहीं यूपीएससी से डिमांड कर रहा है कि आप आसान पेपर बनाइए, ना वो ये कहता है कि आप कठिन सवाल पूछिए ही मत। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि परीक्षा को परीक्षा ही रहने देना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पीड रीडिंग कंपटीशन यहाँ पर बन गया हो कि जितना फास्ट आप पढ़ सकते हैं और जितनी तेज़ी से पेज पलट सकते हैं, 50-60 पेज का प्रश्न पत्र, और पढ़िए एकदम से और तुरंत जो है स्विच दबाते ही जिस तरह से आंसर आता है वैसे ही आप आंसर करने की का एक्सपेक्टेशन था यूपीएससी का। तो किसी न किसी का मैं आपको बोला हूँ कि छत पर से अगर आपको फेंका जा रहा हो एक छोटे से नेट पे, तो बाकी बहुत सारे बच्चे गिरेंगे और कुछ तो इस नेट पे आएंगे ही। तो ये 13,000 इस नेट पे फाइनली आए और इनको तो आना ही था। लेकिन अगर आप सही मायने में देखेंगे कि क्या ये पेपर ज्ञान के बूते इसको करना संभव था, अपने मेहनत और नॉलेज के बेसिस पे करना संभव था, तो कतई नहीं था।
तो आप लोग खुद को हारा हुआ महसूस ना करें। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अब फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो है अब नए तरीके से इसको पैकेजिंग करेंगे, नए तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हर किसी भी बच्चे को एक बार कोचिंग ज़रूर करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर संभव हो तो आप ऑफलाइन को प्रायोरिटी दीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन, अगर आपके पास केवल विकल्प है तो वही कीजिए, लेकिन आपको एक बार कोचिंग करना चाहिए, इससे एक रफ आइडिया मिलता है। लेकिन जो बच्चे किए हुए हैं कोचिंग, अब फिर से उनको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोचिंग से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज भी आपके सेल्फ स्टडी का ही रेलिवेंस हमेशा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आपको जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जीएस में, 100 क्वेश्चन सीसेट में, आपको खुद से ही एनालाइज करना होगा कि कहाँ आपसे क्या कमी रह गई और कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि अगली बार इस तरह का पागलपन यूपीएससी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 2023 में भी इस तरह की आलोचना हुई, तो फिर आगे 2 साल तक उसका दिमाग कूल रहा, ठंडा रहा और ठीक ठाक रहा। इस बार फिर से दोनों ही पेपर बहुत ही घटिया पूछा, यहाँ तक कि यूपीएससी का चेयरमैन भी इस बात को एक्सेप्ट किया। तो दरअसल उन लोगों के लिए मैं सम्मान सूचक शब्द भी लगाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए अगर किसी को बुरा लग रहा हो। बट यही सच्चाई है कि इन लोगों को भी अगर इस तरह के पेपर में बैठा दिया जाता तो कहाँ, मतलब बिल्कुल दूर रहता, कट ऑफ के रेंज से इन लोगों का रेंज दूर रहता, जैसा कि आज अधिकांश बच्चे हुए। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जितने भी 13,000 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे कांटेक्ट में एक अच्छा खासा मेरा लंबा चौड़ा कांटेक्ट है। उस कांटेक्ट लिस्ट में लगभग 100+ स्टूडेंट हैं और अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार एक भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं प्रीलिम्स में। 0/100 मैं इसको 0 सन्नाटा बोलूँगा, अभी तक किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारे बच्चे हुए भी होंगे, अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है आने वाले 1 आध दिन में मुझे और जानकारी मिले, लेकिन अभी कम से कम 100+ में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ये प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश वाला डिवीज़न करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेंदी क्वेश्चन पूछा गया बेहुदगी के लेवल पे तो ये इस तरह का क्वेश्चन दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट को उतना ही परेशान किया। एक लेयर क्वेश्चन ऑप्शन आधे पेज का क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऑप्शन का एक लेयर, फिर अगली बार ऑप्शन का लेयर, तब जाके आपको चुनना है, विश्लेषण करना है, इनमें से 1 2 1 2 3 इस तरह से। तो इस लेयर का जो क्वेश्चन है, हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, हिंदी में थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट और भी ज़्यादा बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट इंग्लिश वालों को भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जो हिंदी वालों को फेस करना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम पूरे सिस्टम का ही है मेरी नज़र में। जिनका नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल हारे नहीं हैं, और जो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगली बार आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। हालांकि आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इस तरह के पैटर्न को भी अगर वो रिपीट कर दे तो आपके पास क्या प्लान रहेगा, उस प्लान को अभी से आपको सोच के रखना होगा। इस तरह के पैटर्न पर खुद को थोड़ा बहुत ढाल के चलना होगा आपको, लेकिन इसके बावजूद आप अटैम्प्ट को छोड़ने की भूल ना करें अगली बार। मेरा तो यही आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट रहेगा। और ना ही इस प्रोसेस को आप छोड़िए। आप कहाँ जाएंगे? अगर आप सपना लेकर आएँ कि आपको यूपीएससी करना है तो एक योद्धा की तरह आप अंत तक टिके रहिए, और अपने प्लान बी को लेते हुए, आपका जो भी प्लान बी है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रक्रिया को आप छोड़िए मत, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इस तरह से कभी ना कभी 2 3 4 साल पे एक हिचकोला आपकी लाइफ में आएगा। यूपीएससी पेपर इस तरह से सेट वो होगा ही होगा, आगे भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इस बार का जो अटैम्प्ट है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और देखिए यूपीएससी में जिस तरह से मान के चलिए प्रोसेस इसका जिस तरह का रहा है, उस प्रोसेस में किसी भी स्टूडेंट, जो आप पूरे 2 साल 3 साल लगातार आप तैयारी किए हैं, फिर भी आपके होने की संभावना हमेशा नहीं ही रहेगी। अगली बार भी अगर इस तरह का पैटर्न आ जाए और क्वेश्चन पूछ दे तो पूरा चांस है कि आपका ना हो। बेशक आप 8-10 साल से ही क्यों न तैयारी कर रहे हो, इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि आपका नहीं ही हो। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर नहीं भी होता है तो आपके पास क्या प्लान भी है। बाकी आप तैयारी कीजिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब बहुत सारे कोचिंग वाले हैं नए नए तरीके से कोर्स अब बेचना शुरू कर दिए हैं कि भाई अब फिर से आप ज्वाइन कीजिए, या फिर नहीं भी
आप नए नए तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको हमेशा से बोला हूँ कि सेल्फ स्टडी से ही आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। और कोचिंग वालों का क्या है भाई, उनका तो बिज़नेस ही है, ये बिज़नेस उनका चलता रहेगा जब तक यूपीएससी इस तरह के पैटर्न को बना कर रखेगा, जो कि हमेशा से रहने ही वाला है। तो कोचिंग की भूमिका कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको बस ये सोचना है कि क्या कोचिंग वाला जो इसी साल पढ़ाया होगा, क्या उस पैटर्न से किसी का सिलेक्शन हुआ? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का मतलब जितना यहाँ पर आपको 13,000 दिख रहा है, ये 13,000 कोई यूनिक 13,000 है। आप इसको मंगल ग्रह से अवतरित 13,000 समझिए। कोचिंग वगैरह से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो दिखाने के लिए वो 1,000 डाटा लाकर आपको दिखा देंगे। मेंस इन सब से निकलेगा, क्योंकि मेंस का पैटर्न फ्लक्चुएट नहीं करता है और मेंस बिल्कुल वही है जो है। तो अब यही सारे बच्चे अगर उनके कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो अब इन लोगों का मेंस में सिलेक्शन होगा तो उन कोचिंग का दावा फ्यूचर में हो सकता है सही हो। लेकिन एटलीस्ट इस प्रीलिम्स में जो ये 13,000 निकला है, इसमें किसी भी कोचिंग वालों की मैं कोई भूमिका नहीं मानता हूँ कि उन सब का कोई भूमिका होगा। और जो भूमिका है वो सब कोई, हर कोई वही पढ़ के जाता है। आप खुद सोचिए एक सेंसिबल इंसान होने के नाते कि आप यूपीएससी का अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, हर कोई वही चीज़ पढ़ के गया है। ऑनलाइन आप पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं, कुछ भी, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप उन सारी चीज़ों को खुद से सिलेबस को कवर करके गए हैं। लेकिन आपको पता हवा तक नहीं लगा क्वेश्चन वहाँ पर जाने के बाद। तो ये कोचिंग वाले का क्या औकात है, क्या इन सब की बिसात है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा दे? किसी की कोई औकात नहीं कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा दे। बहुत होगा तो ये आपको उसी सारी चीज़ों को थोड़ा नए तरीके से, एक नए पैकेजिंग के साथ पढ़ाना तो वही है, क्योंकि आप इससे हट नहीं सकते हैं। अब मान के चलिए एथिक्स का कुछ हिस्सा पूछ दिया, या कुछ कुछ नया नया पैटर्न जो इस बार इंट्रोड्यूस किया है, आपको उस हिसाब से कुछ कुछ नए पैकेजिंग के साथ पेश किया जाएगा। लेकिन हिस्ट्री को कहाँ आप चेंज कर दीजिएगा, ज्योग्राफी को कहाँ आप चेंज कर दीजिएगा, पॉलिटी वही, इकोनॉमिक्स वही, एनवायरनमेंट वही, कल्चर वही, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी सिलेबस का पार्ट है सब चीज़ वही रहना है मेरे भाई। तो आपको वही चीज़ पढ़ना है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप तरीका थोड़ा बदलिए, अपनी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, मोबाइल वगैरह को फेंकिए आप, क्योंकि मैं पहले से भी बता रहा हूँ कि मोबाइल हम लोगों के दिमाग को और पढ़ने की कैपेसिटी को कुंद करता है। जो चीज़ आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, उसके भरोसे, मोबाइल के भरोसे आप मत किसी का समझिए। कोचिंग की भूमिका सीमित कीजिए, अपने खुद से उन चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए। डेली आप बचपन में जिस तरह से पढ़ते थे, 2 घंटे 3 घंटे बोल बोल के पढ़ने की आदत को डालना ही होगा, तभी अपने आदत को, अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। आपको यही करना है सबसे ज़्यादा कि अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइए और उतने ही स्पीड में उसको सोचने और प्रोसेसिंग जो आपका दिमाग करता है उसकी क्षमता और रफ्तार को बढ़ाइए। और ये डूएबल है, ऐसा संभव है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप संपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी इस बार पूछा है उस लेवल का कर लीजिए या उस लेवल का पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन तक ही आप अपने लेवल को लेके चले जाइए। इतना तो पॉसिबल है कि नेगेटिव के साथ इतना आ सकता है। तो जहाँ तक इस बार की कट ऑफ का सवाल है, तो 35 के ही आसपास कट ऑफ है। 35 टू 37 से ज़्यादा किसी शर्त पे कट ऑफ इस बार नहीं गया है। और ये तो मेरे लिए ऑलरेडी इतना भी क्वेश्चन मेरे लिए चमत्कार जैसा है कि 35, 37, तब जबकि सी सेट भी उतना ही धारदार और ख़तरनाक था, बच्चे लाए। तो ये मंगल ग्रह से ही ये आए हैं, मैं इसको पृथ्वी ग्रह का नहीं मान सकता हूँ। ये जो 13,000 हैं ये मंगल ग्रह से आए हैं। अब भगवान जाने की क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर से 13,000 मेरे अनुमान से ये पुरना ही नहीं चाहिए था, इतना आना ही नहीं था। 5,000 भी आना मेरे हिसाब से इस बार जो है चमत्कार से कम नहीं था। तो 13,000 यूपीएससी अब ले आया। अब कट ऑफ कितना भी गिराएगा तो 35, 34, चलिए 33, इससे नीचे तो नहीं ही जाएगा ऑब्वियसली। तो 33 को लेके भी अगर 5,000 भी आ जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, सी सेट को अगर मैं शामिल करता इसको देखूं तो। लेकिन आया तो आपको और कोई विकल्प नहीं है, अगली बार भगवान पे थोड़ा भरोसा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए कि इसका दिमाग ठीक हो जाए और पागलपन अगली बार ना करे। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए।
और प्रयास कीजिए कि इस साल के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा रीडिंग कैपेसिटी को और जितना आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।